दिनांक 16 दिसंबर 2021 का पेपर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया था। इंग्लिश की बात की जाए या फिर संस्कृत की बात की जाए, दोनों का जो पैटर्न है वो सेम है। पैटर्न कहने का मतलब कि दोनों में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 अंक के यानी 50% आपके पैडागोजी से प्रश्न पूछे जाएंगे और 50% यानी कि 15 प्रश्न आपके कॉन्टेंट से पूछे जाएंगे। अभी मैं पैडागोजी पर बात नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ कॉन्टेंट पर बात करने वाला हूं। कॉन्टेंट को आप समझिए कि कैसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 121 से 128 तक पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो कंटेंट वाला 15 प्रश्न है, इसको समझिए। इसमें 2 पैराग्राफ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है पहले पैराग्राफ पर आधारित 9 प्रश्न हो और दूसरे पैराग्राफ पर आधारित 6 प्रश्न हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले पैराग्राफ पर 8 हो और दूसरे पर 7 हो। यानी कि टोटल मिला करके आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एक गद्य हो, एक पद्य हो, या ये हो सकता है कि दोनों गद्य हो। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब मैं आपको प्रश्नों का प्रारूप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये पैराग्राफ जो पूछा गया था, इस पर आधारित जो आप अपने स्क्रीन पर प्रश्न देख पा रहे होंगे, 121 नंबर का देखिए, 122 नंबर का देखिए। ये दोनों प्रश्न पैराग्राफ पर आधारित हैं, मतलब कि आपको पैराग्राफ पढ़ करके इसका उत्तर देना है। इसी प्रकार से 123 देखिए, 124 देखिए, ये भी पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न है। इसी प्रकार से देखिए 125 नंबर का जो प्रश्न है, ये भी पैराग्राफ पढ़ करके आप उत्तर दे पाएंगे, और 126 वाला भी पैराग्राफ ही पढ़ करके आपको उत्तर देना है। और बात करेंगे जब 127 नंबर के प्रश्न पर आएंगे, तो ये पैराग्राफ आधारित प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर का पार्ट है। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अंडरलाइन वर्ड, वो आपको बताना है। तो ये आप पैराग्राफ पढ़ें या ना पढ़ें, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको ग्रामर पता है, ग्रामर का रूल पता है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप जान रहे हैं, तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। यानी कि 1 नंबर का ये प्रश्न ऐसा है जो कि आपके प्योर कंटेंट, जो अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, जिसकी तैयारी आप करते हैं, उससे संबंधित है। 1 नंबर हुआ, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद से देखिए ये अगला जो प्रश्न है 128 नंबर का, इसमें एरर फाइंड करना है। एरर आप कब फाइंड कर पाएंगे? जब आप टेंस के बारे में जानते होंगे, या फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में जानते होंगे, या फिर जो फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन किस हिसाब से होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद से टेंसेस के और जो रूल्स होते हैं, उन सब के बारे में जानते होंगे, तभी आप एरर फाइंड कर पाएंगे। तो ये ग्रामर का पार्ट हो गया, यानी 1 नंबर यहां से। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक पैराग्राफ में 8 से 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उस 8 से 9 प्रश्नों में आपके 2 से मैक्सिमम 3 प्रश्न ऐसे मिल रहे हैं जो कि आपको ग्रामर से संबंधित है। ये पहले पैराग्राफ में हो गया। इसी प्रकार से दूसरे पैराग्राफ में भी आपको 2 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके प्योर कंटेंट यानी इंग्लिश ग्रामर से संबंधित हैं। मतलब कि 15 अंक में सिर्फ 4 अंक के प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि ग्रामर से संबंधित है। बाकी के 11 से 12 प्रश्न 15 में से ऐसे प्रश्न हैं जिसको हल करने के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैराग्राफ में जो उत्तर लिखा है उसको हूबहू आपको टिक कर देना है आपके प्रश्नों के अनुसार, ठीक है। तो अब ये 11 से 12 प्रश्न आप कर कब पाएंगे? जब आप इंग्लिश को पढ़ करके उसका अर्थ समझ पा रहे हैं। मान लीजिए पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ ही आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उत्तर कैसे देंगे? तो जाहिर सी बात है, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको उसका अनुवाद आना चाहिए, कि आपको उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर संस्कृत की मैं बात करूं, तो संस्कृत में भी यही पैटर्न होता है। मैक्सिमम 2 से एक पैराग्राफ में 2 और दूसरे पैराग्राफ में 2 से 3 प्रश्न ही ऐसे आएंगे जो कि संस्कृत के संधि जो आप पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, इन सब से संबंधित मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 में से 3 से 4 प्रश्न ही आएंगे। बाकी के जो 11 से 12 प्रश्न आ रहे हैं वो आपका पैराग्राफ बेस ही आएगा। तो पैराग्राफ को पढ़ करके आप उसका अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अनुवाद आना चाहिए। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि संस्कृत चूंकि हिंदी भाषा से निकला हुआ है, तो हिंदी अगर आप ग्रामर पढ़ लिए तो संस्कृत आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जो ग्रामर पार्ट है उससे मैक्सिमम 3 से 4 ही प्रश्न तो आ रहे हैं। बाकी जो 11 से 12 प्रश्न आ रहे हैं वो तो आपका अनुवाद करने यानी कि अर्थ समझ करके आपको सिंपली उत्तर देना होता है। ध्यान दीजिएगा, आप हिंदी में ज़्यादा स्कोर क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हिंदी का भी यही पैटर्न है। 11 से 12 अंक के जो प्रश्न आ रहे हैं वो पैराग्राफ पढ़ करके आप दे सकते हैं आसानी से। चूंकि हिंदी आपका मदर टंग था, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हिंदी को समझते हैं, इस वजह से ये 11-12 में से मैक्सिमम आपका 10 से 11 प्रश्न सही हो जाता है। इस वजह से आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन इंग्लिश और संस्कृत की जब बात आती है, तो ये जो 11 प्रश्न है, जो कि 11-12 प्रश्न है, जो कि आपको पैराग्राफ पढ़ करके उत्तर देना होता है, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली बच्चा प्रश्न को समझ ही नहीं पाता है, या फिर इतना प्रेशर रहता है ऑनलाइन एग्जाम में कि उसका अनुवाद करके उसका अर्थ ही नहीं समझ पाता अंग्रेजी या फिर संस्कृत का। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंटेंट वाले पार्ट के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप हिंदी में संस्कृत में कंफर्टेबल हैं या फिर अंग्रेजी में। मतलब कि को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे पढ़ करके, कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए। कई वीडियोज सॉल्व करा के अपलोड कर दी गई हैं कैरियर बिट चैनल पर, आप जाकर के वीडियोज़ को देखिए इंग्लिश और संस्कृत का। जो आप
पैराग्राफ को पढ़ करके उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, वहीं आपके लिए कंफर्टेबल है और वहीं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरे के बहकावे में, दूसरे के कहने पर आपको नहीं जाना है। आप अपना आकलन स्वयं से करिए कि आप कितने स्तर पर हैं, कितना जानते हैं। ये तो हो गया 30 में से जो 15 अंक आपका कंटेंट से पूछा जा रहा है उसके बारे में। अब 15 अंक जो आपका पेडागोजी बचा है उसको कैसे तैयार करना है, तो ध्यान दीजिएगा। इस 15 अंक के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। देखिए, आपको 2 लैंग्वेज तो चुनना ही चुनना है। हो सकता है आप अंग्रेजी और हिंदी लें, या फिर हो सकता है कि आप संस्कृत और हिंदी लें। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों की पेडागोजी कॉमन है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो अंग्रेजी में प्रश्न आ रहे हैं हूबहू वही प्रश्न संस्कृत में पूछ लिए जाते हैं। मैं अभी आपको सब कुछ प्रूफ के माध्यम से दिखाऊंगा। सीटेट के द्वारा जो ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था उसी के माध्यम से मैं आपको चीज़ें क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इन सब डाउट में पड़े ही नहीं और अपने स्तर पर फैसला लें कि आपको कौन सा विषय चयनित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी का पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझिए। जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं वो बहुत मेहनत लगते हैं। आपको लग रहा होगा कि 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का जो वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 30 मिनट, 40 मिनट बोला जाए। उसके बैकग्राउंड के लिए मुझे खुद उसको चीज़ों को समझना होता है और समझाना होता है आपके दैनिक जीवन से जोड़ करके। साथ ही साथ उस 30, 40, 50 मिनट के वीडियो के लिए मुझे 2 घंटे बोलने पड़ते हैं, एडिट करने में 1 घंटा समय लगता है। तो मेरे पीछे की 3 से 4 घंटे की मेहनत आपको सिर्फ 30-40 मिनट दिख रही होगी। तो वो मेरी मेहनत, सफलता इसी बात में है कि आप अच्छा स्कोर से पास कर जाएं सीटेट की परीक्षा। अगर आप अच्छे नंबर से पास होते हैं तो मुझे मेरी गुरुदक्षिणा मिल जाएगी और मैं समझूंगा कि मेरा पूरा प्रयास सफल हो गया। तो पूरे वीडियोस को आप ध्यान से समझिएगा, जो भी पेडागोजी और संबंधित पेपर के प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। 16 दिसंबर के ही पेपर में ये वाला प्रश्न पूछा गया था पेडागोजी में, आप देख पा रहे होंगे 139 नंबर पर। द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट, यानी कि जो आप बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं और जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं उन दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। और यही प्रश्न सेम टू सेम संस्कृत में रिपीट किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, संस्कृत में वही प्रश्न पूछा गया है। या पद्धति मतलब कि वह कौन सी पद्धति है, भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारिता, मतलब कि भाषा और शारीरिक रूप से जो क्रिया की जा रही है उसके बीच में संयोजन यानी कि कोऑर्डिनेशन कौन सी पद्धति है। तो देखिए, उसमें भी दूसरे विकल्प में ही दिया गया था टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, और इसमें भी संस्कृत में भी दूसरे ही विकल्प में दिया गया है संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। इसे समग्र भौतिक प्रक्रिया कहते हैं और संस्कृत में संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, विकल्प तक नहीं बदले गए हैं, सिर्फ उसको ट्रांसलेट कर दिया गया है इंग्लिश वाले प्रश्न को संस्कृत में, और यही प्रश्न हूबहू हिंदी वाले सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। मेरे इस प्रकार के प्रश्नों को दिखाने का आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जो कुछ भी पेडागोजी पढ़ रहे हैं भाषा के लिए, चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, चाहे संस्कृत में पढ़ रहे हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, सबके लिए कॉमन होता है। सिर्फ अनुवाद का अंतर रहता है। वही प्रश्न इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा, वही प्रश्न हिंदी में पूछ लिया जाएगा, वही प्रश्न संस्कृत में पूछ लिया जाएगा। चलिए एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर प्रश्न दिया गया, प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्य मूल्यांकनाय अध स्तनेषु किम उपयुक्तम, यानी कि दिए गए विकल्प में प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा। तो प्राथमिक स्तर पर यह उम्मीद की जाती है कि बच्चे पाठ पढ़ करके केवल उसका अर्थ ग्रहण कर पाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पाठ अवबोधनम दिया गया है। तीसरे नंबर पर यह विकल्प दिया गया है। अब चलिए इंग्लिश में मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हूबहू वही प्रश्न पूछा गया है। टू एसेस मतलब मूल्यांकन करना, रीडिंग एबिलिटी एट प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा एप्रोप्रिएट होगा। उसमें भी तीसरे नंबर पर दिया गया था और इसमें भी देखिए तीसरे नंबर पर दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो लेख है उसका अवबोध करना, यानी पाठ अवबोधन से ये संबंधित है। तो ये भी यहाँ पर सही था, यानी कि हूबहू विकल्प दिए गए हैं, हूबहू प्रश्न वही पूछा गया, यहाँ तक कि विकल्पों का क्रम भी नहीं बदला गया है। और ऐसे 1-2 नहीं, पूरा हूबहू पेपर ही वहीं उठा करके कई शिफ्टों में दिया गया है। जो मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ ये 16 दिसंबर का है और संस्कृत वाला भी 16 दिसंबर का था। आप खुद ही सीटेट की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को दिखाने का मेरा मकसद बस इतना है कि अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो वो सभी प्रकार की लैंग्वेज की पेडागोजी में कॉमन होता है और सब में हूबहू वही प्रश्न पूछे जाते हैं, बस शब्दों का फेर रहता है, यानी कि अनुवाद अलग होते हैं। कहने का मतलब कि वो इंग्लिश में पूछा है, वो संस्कृत में पूछा है। तो पूरा ओवरऑल अगर वीडियो को मैं समराइज करूँ तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि जिस भी लैंग्वेज में आप चीज़ों को समझने के लिए कंफर्टेबल है, आपको ग्रामर आता है या नहीं आता है उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप उसको पढ़ करके उसका अर्थ समझ पा रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो अंग्रेजी में प्रश्न पूछा गया है या फिर यही प्रश्न संस्कृत में पूछा गया था, तो अगर यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया था संस्कृत वाला तो वो हिंदी में लिख के आता, लेकिन चूंकि सीटेट है तो इसमें संस्कृत में लिख करके आता है। तो आप
अनुवाद जानते रहेंगे, उस बात को समझ पाएंगे, तभी तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप संस्कृत पढ़ करके उसका अर्थ समझ पा रहे हैं अथवा नहीं। अगर समझ पा रहे हैं तब तो आपके लिए बेहतर विकल्प है, और अगर आप संस्कृत को पढ़ करके अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि आप इंग्लिश में 8वीं तक आप संस्कृत पढ़े हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आप हाई स्कूल इंटर तक भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत आप कंफर्टेबल होंगे इंग्लिश के साथ। वैसे आप अपने स्तर पर इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके ही तय करिएगा, बिना किसी के बहकावे में, बिना किसी के सलाह लिए आप अपने स्तर के अनुसार अपना विषय का चयन करिएगा। आपको आपकी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपको 120 से ज़्यादा भी अंक मिले, और मेरी सभी दुआएं आपके साथ हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।